एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल RKITI में। तो दोस्तों, इस मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में ये क्लास 11वां है। इससे पहले ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे। तो आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है, और वो सभी UPPCL जो TG2 है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था। तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केयरफुल आप देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें पहला देखते हैं। जब कुंडली समूहों में प्रति कला, प्रति फेज, प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या समान होती है तो ऐसे कुंडलन वाइंडिंग को ... कहा जाता है। यानी जब कोई कुंडली में प्रति कला, प्रति ध्रुव वाइंडिंग की संख्या समान होती है तो इसे क्या कहा जाता है? पहला सम समूह, दूसरा समान समूह, तीसरा विषम समूह, चौथा असमान समूह। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे सम समूह कहा जाता है। जब प्रति कला और प्रति ध्रुव समान होती है तो इसे सम समूह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जब सब स्टेशन को बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरिस्टर को उनमें से कहाँ पर लगाया जाता है? यानी सब स्टेशन होता है, लाइटनिंग अरिस्टर का मतलब जो बिजली चमकती है हमारी वायुमंडल में, तो वह उसे हम लाइटनिंग अरिस्टर कहते हैं। तो लाइटनिंग अरिस्टर सब स्टेशन सभी चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाइटनिंग अरिस्टर से हमारा ट्रांसफार्मर से लेके सब स्टेशन सभी खराब हो जाएगा तो बिजली आपूर्ति ठप हो जाएगी। इसीलिए प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब स्टेशन को बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरिस्टर को उनमें से कहाँ पर लगाया जाता है? पहला कम वोल्टा पक्ष में, दूसरा प्राथमिक साइड पर, तीसरा द्वितीयक साइड, चौथा उच्च वोल्टा पक्ष में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उच्च वोल्टा पक्ष में लगाते हैं लाइटनिंग अरिस्टर को सब स्टेशन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? यानी जब आदमी को शॉक लग गया है, विद्युत आघात के चपेट में आ गया है, शॉर्ट की चपेट में आ गया है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला कृत्रिम श्वसन देना चाहिए, दूसरा जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे यह सुनिश्चित करना चाहिए, तीसरा डॉक्टर को सूचना देनी चाहिए, चौथा देखना चाहिए कि सांस चल रही है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति विद्युत के चपेट में आता है तो उसको पहले देखना चाहिए कि विद्युत संपर्क में छूटा है या नहीं छूटा है। अगर नहीं छूटा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, या अपना सूखी लकड़ी वगैरह से हम उसको छुड़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपना कृत्रिम सांस ये सब अपना देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी में जो पूछा है यह बिल्कुल सही हो जाएगा कि जिस विद्युत स्रोत से संपर्क में छूटा है यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि छूटा है कि नहीं छूटा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 230 वोल्ट 4 तार 3 कला प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार को किस रंग से चिन्हित किया जाता है? कहने का मतलब है 4 वायर 3 कला 3 फेज में स्विचिंग बोर्ड में उदासीन का मतलब इंग्लिश में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को हिंदी में उदासीन बोला जाता है। उदासीन तार को किस रंग से चिन्हित किया जाता है? तो उदासीन को अपना किससे चिन्हित किया जाता है? काला रंग से, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उदासीन जो न्यूट्रल होता है उसे काला रंग से डिनोट किया जाता है। बात करें हरा रंग, तो हरा रंग आपका किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, हरा रंग हमारा अर्थिंग के लिए होता है। बाकी आपका नीला फेज के लिए होता है, लाल फेज के लिए होता है, एक और होता है फेज के लिए, आप बताइए क्या होता है? येलो पीला होता है। ठीक है, तो ये सब अपना 3 हो गए फेज के लिए, हरा हो गया अर्थ के लिए और ब्लैक हो गया न्यूट्रल के लिए। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है।
किस नियम के अनुसार जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है? पहला प्रतिरोध का नियम, दूसरा फैराडे का नियम, तीसरा किरचॉफ का विद्युत धारा नियम, चौथा ओम का नियम। तो पॉज करके आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो यह किरचॉफ का जो होता है धारा का नियम होता है। ठीक है, यह आवेश संरक्षित होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है आवेश संरक्षित होता है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षित होता है। ठीक है, यह भी पूछता है आपसे क्वेश्चन में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे बिंदु का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को बिंदु का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का बिंदु नियम। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी के अत्यधिक चार्ज हो जाने या डिस्चार्ज हो जाने के कारण इलेक्ट्रोड यानी प्लेट्स का झुकना क्या कहलाता है? यानी जब अत्यधिक बैटरी हमारी चार्ज या डिस्चार्ज हो जाती है, ज़्यादा लोड लगा देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रोड जो प्लेट होते हैं वह बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? पहला बकलिंग, दूसरा सेडिमेंटेशन, तीसरा कोरोजन, चौथा सल्फेशन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्हें हम बकलिंग कहते हैं। बकलिंग के द्वारा हमारी प्लेटें मुड़ जाती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी हमें आवेशन करना चाहिए तो 5 एम्पीयर से अधिक धारा नहीं देनी चाहिए। 5 से 8 एम्पीयर की धारा अधिक नहीं देनी चाहिए आवेशन करते समय। और जब हम डिस्चार्ज करते हैं यानी लोड को लगाते हैं तो 25 एम्पीयर से अधिक लोड नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारी प्लेट वगैरह जो है बेंड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बकलिंग कहलाता है जब प्लेट हमारी मुड़ जाती है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। किस पदार्थ का ताप गुणांक धनात्मक होता है? देखिए जितना भी हमारा मेटल होता है, मेटल का जो ताप गुणांक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वह धनात्मक होता है। बात करें नॉन मेटल यानी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर ताप गुणांक होता है वह निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पूछा है ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो पीवीसी का इसका तो निगेटिव हो जाएगा, तांबा इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। रबड़ इसका भी निगेटिव हो जाएगा, और विद्युत अपघट्ट यह भी निगेटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तांबा का ताप गुणांक धनात्मक होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आरेख में दर्शाए गए डीसी सीरीज मोटर गति नियंत्रण विधि की पहचान करें। तो सीरीज मोटर नीचे दिखाया गया है, उसका कौन सा गति नियंत्रक है वह विधि बताना है। तो दोस्तों पहले तो इस क्वेश्चन के जो फिगर है उसमें मिस्टेक है। ये फील्ड अगर इसे आर्मेचर के समांतर में कर दिया है तो यह डीसी शंट मोटर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज मोटर के लिए यह बाइंडिंग यहाँ न रखे, यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, इसके सीरीज में मतलब सीरीज में ही आर्मेचर के सीरीज में यह बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर में जो गति नियंत्रक ये दिखाया गया है, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला है इसमें कोई विधि काम नहीं कर रही है, दूसरा क्षेत्र धारा नियंत्रण विधि, तीसरा अनुक्रम वोल्टा नियंत्रण विधि, चौथा है आर्मेचर प्रतिरोध विधि। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्मेचर प्रतिरोध विधि। तो यह जो दिखाया गया है फिगर, यह आर्मेचर प्रतिरोध विधि हो जाएगा। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग यहाँ रहेगी, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में होती है, जिसमें मोटे तार का कम टर्न लपेटा जाता है। बात करें शंट मोटर का, तो शंट मोटर में पतला तार का ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न लपेटा जाता है और वो आर्मेचर के समांतर क्रम में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यह आर्मेचर प्रतिरोध विधि दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समान वोल्टता पर एसी संचरण लाइन की तुलना में डीसी संचरण लाइन में तापावरोधक यानी इंसुलेशन की आवश्यकता कितनी होती है। तो सामान्य वोल्टता पर एसी संचरण लाइन की तुलना में डीसी संचरण लाइन का जो इंसुलेशन होता है वह क्या होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कम होता है। ठीक है, कम होता है। सामान्य जो वोल्टता होती है एसी में उसकी अपेक्षा डीसी में इंसुलेशन आवश्यकता कम होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह फिगर दिखाया गया है। दिए गए चित्र में एक तत्व को नियंत्रित कर पहचान करें। यह फिगर दिखाया गया है, इसको पहचान करना है क्या है, कौन सा फिगर है। तो पहला दिया है काल नियामक, दूसरा दृष्टिकारी रेक्टिफायर, तीसरा अति धारा रिले, चौथा विद्युतिक यांत्रिक रिले। दोस्तों यह जो फिगर है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह होता है दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, यह एसी को डीसी में बदलता है। अब डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो कन्वर्टर नाम उसका नाम है। कन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में हम बदलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो यह फिगर अपना दृष्टिकारी दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समीकरण विद्युत शक्ति के संबंधित है। तो विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है, तीन फार्मूला होता है। P बराबर VI बराबर V²/R बराबर I²R। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, मिला लीजिए। तो ए तो होगा नहीं, ए भी होगा नहीं, ओम का नियम में सब है। ए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, ए भी नहीं होगा, ए आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इधर कर देंगे तो P बराबर I²R हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह विद्युत का संबंधित है पावर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, कोई एसी परिपथ है उसमें केवल प्रेरकत्व है और वोल्टता और धारा के बीच फेज करंट 90 है, और वोल्टता और धारा के बीच फेज करंट कितना है, 90 है, तो पावर कितना होगा। बात करें पावर का, तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI cos phi। ठीक है, VI cos phi, तो cos phi है तो VI इंटू cos phi, cos 90 बराबर 0 होता है। तो जब 0 हो जाएगा तो पावर बराबर 0 हो जाएगा, यानी पावर का मान कितना होता है, 0। तो पहला ऑप्शन दिया न्यूनतम, दूसरा अधिकतम, तीसरा स्थिर, चौथा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0। ठीक है, पावर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही बात करता है तो इसमें कौन सा पावर फैक्टर है, तो जो इंडक्टिव है, इंडक्टिव में सदैव कौन सा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है ना, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा LED का पूर्ण रूप क्या है। तो LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड, दूसरा लाइटिंग एमिटिंग डायोड, तीसरा लेजर एमिटिंग डायोड, चौथा लाइटिंग इलेक्ट्रिक डायोड। तो दोस्तों LED का पूरा फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग और डी से डायोड होता है। तो ऑप्शन यहाँ तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो LED जो है फॉरवर्ड वॉइस में वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट ये सब मिलाकर बनाया जाता है इसको, LED को, इसको याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो देखिए, ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है आपका क्या, पानी है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन पावर प्लांट चलता है अपना, हवा, वाइंड एनर्जी ये भी है, सूर्य, सोलर सेल हर घर में हो गया है, यह भी चलता है, चांद, लेकिन अभी चंदा मामा आपका नहीं है, चांद आपका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
चाँद कोई अपना प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोटर स्टार्टर के ट्रिप होने का कारण नहीं हो सकता है? यानी निम्न में से कौन सा मोटर स्टार्टर के ट्रिप होने का कारण नहीं हो सकता है? पहला, मोटर पर भार की दीर्घस्थायी अधिकता हो जाएगी तो ट्रिप कर जाएगा। कम वोल्टेज भी हो जाएगा तो ट्रिप कर जाएगा। मोटर पर भार की दीर्घस्थायी कमी, देखिए मोटर के भार में अगर कमी आएगी तो यह ट्रिप नहीं करेगा। चौथा है, बिजली की आपूर्ति में विफलता, अगर बिजली की आपूर्ति में विफलता होगी तो भी ट्रिप कर जाएगा। तो यहाँ पीछे का ट्रिप होने के कारण नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो सी होता है, मोटर पर भार की दीर्घस्थायी कमी रहेगी तो वह ट्रिप नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 340 वोल्ट है, यानी वी मैक्स दे दिया है कितना? 340 वोल्ट, तो प्रभावी मान की गणना करिए। प्रभावी मान मतलब RMS पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला हम जानते हैं, VRMS बराबर VM/√2। ठीक है, तो मान रख देंगे, तो VM का मान कितना है? 380 है बटा के √2 को जब खोलेंगे तो 1.414 हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे, इसके भाग करेंगे 380 में, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 240.38 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, या तो 0.707 गुणे 380 जब करेंगे तो भी आपका मान सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, 240.38। ठीक है, तो आप प्रभावी मान को RMS मान ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंवर धारा का महत्व क्या है? भंवर धारा यानी एडी करंट का महत्व क्या है? पहला, बाइंडिंग में लुब्रिकेंट के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा, मोटर में कूलिंग के लिए उपयुक्त होता है। तीसरा, बाइंडिंग में हीटिंग के लिए उपयुक्त होता है। चौथा, MC यानी मूविंग कॉयल मोटर में डैम्पिंग के लिए उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो MC होता है, मूविंग कॉयल होता है, मूविंग कॉयल मोटर में डैम्पिंग के लिए उपयुक्त होता है। कौन? भंवर धारा, है ना। ED करंट जो होता है मोटर कॉयल में डैम्पिंग टॉर्क के लिए उपयुक्त होता है। और उसमें जो PMMC होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, उसमें भी आपका डैम्पिंग के रूप में भंवर धारा ED करंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिस्टम DC ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है? यानी DC ट्रांसमिशन सिस्टम कौन नहीं है? पहला, मध्य बिंदु अर्थ प्रणाली के साथ DC 2 तार, तो ये बिल्कुल होता है। DC 4 तार प्रणाली, यह नहीं होता है। तीसरा है DC 3 तार प्रणाली, यह भी होता है। और चौथा है DC 2 तार प्रणाली, यह भी होता है। तो दोस्तों आपका पहला, मध्य बिंदु अर्थ प्रणाली के साथ DC 2 तार, यह भी होता है। DC 3 तार प्रणाली, यह भी होता है। और DC 2 तार प्रणाली, यह भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, DC 4 तार प्रणाली आपका नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, DC 4 तार प्रणाली नहीं होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं? तो ट्रायक में दोस्तों पहला 3 दिया है, दूसरा 1 दिया है, तीसरा 2 दिया है, चौथा 4 दिया है। तो ट्रायक में मेनली 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रायक का देखिए सिंबल कुछ इस तरह बनता है। ट्रायक जो होता है हमारा,
कुछ इस तरह इसका सिंबल बनता है। सॉरी, का ट्रैक का सिंबल होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ट्रैक में 3 टर्मिनल होते हैं। यह एसी कंट्रोल करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रैक में प्रायः 3 टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही हमारा अगला और भी क्वेश्चन बहुत सारे हम लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें लगभग 90 क्वेश्चन के करीब था। तो जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है UPPCL TG2 ALP वगैरह का है, ये सब क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।